चतुर्भुज। आज हम चतुर्भुज एवं इसके विभिन्न अंग, चतुर्भुज के प्रकार और इससे संबंधित सवालों का अध्ययन करेंगे। आप जैसे यहां पर बहुत सारी आकृतियां देख रहे होंगे, तो यहां पर ये मान लो पहला बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु मिल नहीं रहे हैं। इसी तरह यहां पर भी है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु मिल नहीं रहे हैं। तो यहां पर ये जो आकृतियां हैं, ऐसी आकृतियों को हम खुली आकृति बोलते हैं। अब जैसे यहां पर पता नहीं चला कौन सा प्रारंभिक बिंदु कौन सा अंतिम बिंदु है, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु मिल गए हैं, यानी संपाती हो गए। तो ऐसी आकृतियों को हम बंद आकृतियां कहते हैं। तो रेखाखंडों द्वारा, ये हमारा क्या है, रेखाखंड है। रेखा के किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। तो रेखाखंडों द्वारा बनी सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे यहां पर ये एक बहुभुज है और जैसे इसमें 1 2 3 4 5 रेखाखंड है, तो ये रेखाखंड को भुजाएं बोलते हैं। तो ये 5 भुजाओं का बहुभुज है, इसे पंचभुज कहते हैं। अब ये हमारी खुली आकृति है। जैसे ये हमारा 4 भुजाएं तो चतुर्भुज है। तो जैसे ये 3 रेखाखंड है, तो 3 रेखाखंडों द्वारा बने बहुभुज को हम त्रिभुज कहते हैं। और इसी तरह 4 रेखाखंड, 1 2 3 4 रेखाखंडों द्वारा बनी सरल बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो एक चतुर्भुज ये हो गया, 1 2 3 4 भुजाएं, 1 2 3 4 ये चतुर्भुज हो गया, 1 2 3 4 ये भी हमारा चतुर्भुज हो गया। तो चतुर्भुज की परिभाषा क्या हो जाएगी, 4 रेखाखंडों द्वारा बनी सरल बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज भी हमारा क्या होता है, एक बहुभुज होता है। तो 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो यहां पर ए बी और सी डी ये हमारा एक चतुर्भुज हो गया। अब ये जो रेखाखंड है इसको चतुर्भुज की भुजाएं कहते हैं। तो यहां पर इस भुजा का नाम हो जाएगा ए बी, इस वाली भुजा का नामकरण करें तो हो जाएगा बी सी, बी से सी तक। रेखाखंड हमारा कहां है, बी से सी तक। जैसे इस वाले रेखाखंड की बात करें तो ये सी से लेकर डी तक है, तो सी डी। और यहां पर ये वाली भुजा डी है, यह रेखाखंड डी। अब हम ए बी को बी ए बी लिख सकते हैं, भुजा को ए से बी तक पढ़े या बी से ए तक पढ़े, तो बी ए या ए बी। इस तरह बी सी लिख दें या सी बी लिख दें। यहां पर भुजा ए बी और ए डी दोनों अगल बगल है ना, यानी आसन्न है। तो ऐसी भुजाओं को हम आसन्न भुजाएं या संलग्न भुजाएं कहते हैं। जैसे यहां पर ये दोनों अगल बगल हैं, तो ए डी और सी डी ये हमारी कैसी हैं, आसन्न या संलग्न भुजाएं। जैसे हम समझ सकते हैं, जब दो भुजाएं या दो रेखाखंड मिलते हैं तो ये वाला बिंदु उभयनिष्ठ हो गया। तो यहां पर ये जो बिंदु उभयनिष्ठ है इसको बोलते हैं शीर्ष। तो चतुर्भुज में 1 2 3 और 4 ये 4 शीर्ष होते हैं। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और ये बिंदु डी, ये 4 शीर्ष है। तो यदि ए बी भुजा और ए डी भुजा में ये वाला शीर्ष क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं ये कैसी भुजाएं, आसन्न या संलग्न भुजाएं। इसी तरह सी डी और बी सी ये दोनों संलग्न भुजाएं। ए बी के साथ बी सी ये संलग्न भुजाएं, यानी अगल बगल की भुजाएं। इसमें बिंदु भी दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है। चाहे ए बी भुजा ले लें और चाहे सी बी भुजा ले लें, बिंदु भी दोनों में आ रहा है, यानी ये भुजाएं कैसी हो जाएंगी, संलग्न या आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। अब इस चतुर्भुज में ये जो अंदर का भाग है इसको बोलते हैं अंतःभाग। ये पूरा रेखाखंडों के अंदर बंद, और इसके बाहर जो भाग है यहां पर यदि कोई बिंदु लेते हैं तो वो बाह्य भाग कहलाएगा, इंटीरियर पोर्शन और एक्सटीरियर पोर्शन।
अंदर का भाग यानी इन रेखाखंडों से घिरा भाग अंतःभाग है, और इसके बाहर एक्सटीरियर यानी बाह्य भाग है। अब हम यहां पर देखेंगे भुजा ए बी के सामने भुजा सी डी, तो ये भुजाएं सम्मुख भुजाएं, सामने की भुजाएं कहलाती हैं। और ये बीसी के सामने एडी है, तो बीसी और एडी ये सम्मुख भुजाएं। यहां पर ए बी और सी डी सम्मुख भुजाएं, बीसी और डी आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। अब यहां पर ये बिंदु बी शीर्ष और बिंदु डी ये सामने के शीर्ष, तो यदि इनको मिलाता हुआ रेखाखंड खींच दें तो इसे चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। तो एक विकर्ण ये हो गया बी डी, और एक दूसरा विकर्ण हम खींच सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा ए से लेकर सी तक, ए सी पढ़ लें और चाहे सी ए पढ़ लें। तो ये हमारा एक विकर्ण बी डी और दूसरा विकर्ण ए सी या सी ए। सम्मुख शीर्षों को मिलाकर खींचा जाने वाला रेखाखंड, और किसमें? किसी चतुर्भुज में। तो किसी चतुर्भुज में सम्मुख शीर्षों को मिलाकर खींचा जाने वाला रेखाखंड चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। समलंब ट्रेपेजियम, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा, सम्मुख यानी आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, यानी ये वाली भुजा जो है वो इसके समांतर हो, या इसमें ये वाली भुजा इसके समांतर। समांतर भुजाएं मतलब ऐसी भुजाएं जिनके बीच की दूरी सदैव नियत रहती है या फिक्स रहती है। ऐसी भुजाओं को आगे या पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं। तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव नियत रहती है। ऐसी रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो समलंब ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, मतलब ये भुजा एक युग्म पेयर कैसा हो? समांतर हो, समलंब कहते हैं। जैसे इसमें ए बी भुजा और ये सी डी भुजा, ये भुजा समांतर है, इसमें ए बी और ये सी डी, यानी लिख सकते हैं ए बी समांतर का निशान है, ये सी डी, ए बी भुजा सी डी के समांतर है। समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे यहां पर ये ए बी भुजा ये सी डी भुजा के समांतर है, और यहां पर ए डी भुजा ये बी सी भुजा के समांतर है, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है और ए बी भुजा इस वाली यानी सी डी भुजा के समांतर है। तो समांतर चतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आयत या रेक्टेंगल, यहां पर ये ए बी भुजा जो है वो सी डी के समांतर है या डी सी के समांतर, और ये ए डी भुजा है ये इसके समांतर है। तो ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। और इसमें क्या होता है, ये जो कोण बन रहे हैं ये प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। यानी परिभाषा बन जाएगी हमारा कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान होते हैं या प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। समान इसलिए कि सभी कोण 90 अंश के हैं। या फिर हम इस तरह बोल सकते हैं, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। ए बी भुजा सी डी के बराबर है, समान है और समांतर है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? आयत या रेक्टेंगल। समचतुर्भुज रोम्बस, यहां पर ए बी भुजा ये सी डी भुजा समांतर है, और यहां पर डी ए भुजा और सी बी भुजा समांतर है, यानी ये भुजा इसके समांतर ये भुजा इसके समांतर है। अब फर्क क्या है? ये भी समांतर चतुर्भुज बन गया।
क्योंकि सम्मुख भुजाएं कैसी हैं, समांतर है। लेकिन ये सम्मुख भुजाएं और ये संलग्न भुजाएं सभी की लंबाइयां कैसी, समान है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे हम समचतुर्भुज या रोम्बस कहते हैं। यानी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए ये चारों भुजाएं समान हैं और सम्मुख भुजाएं कैसी हैं, समांतर हैं, तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। वर्ग यहां पर ए बी भुजा सी डी के बराबर और समांतर, बी सी भुजा ए डी के बराबर और समांतर है, तो एक समांतर चतुर्भुज भी है। फिर चारों भुजाएं समान है तो ये समचतुर्भुज भी है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है हम वर्ग कहते हैं उसको। या फिर वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और सभी भुजाएं समान हो और समांतर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। यदि सबसे छोटी परिभाषा बोले तो ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है वर्ग कहते हैं। इसके बाद है उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। तो उत्तल चतुर्भुज 1 2 3 ये चार अंता कोण है। यदि प्रत्येक अंता कोण का मान 180 अंश से कम हो, यानी सभी कोणों का मान दो समकोणों से कम हो, 180 अंश से कम हो, प्रत्येक कोण जो हो वो लेस देन 180 अंश से कम हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। यानी उत्तल चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश से कम होता है। इसके पहले हम जितने भी चतुर्भुज पढ़े हैं, चाहे वो समलंब हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो या वर्ग हो, वो सारे के सारे उत्तल चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि उनमें प्रत्येक कोण का मान 180 अंश से कम। अवतल चतुर्भुज हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोण 1 2 3 और ये 4, ये चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है, तो उसका था 180 अंश। तो अवतल चतुर्भुज में कोई एक कोण का जो मान होता है वो 180 अंश से ज्यादा होता है। जैसे यहां पर ये जो अंतःकोण बन रहा है, ऐसा चतुर्भुज जिसके किसी एक अंतःकोण का मान 180 अंश से ज्यादा हो, ऐसे चतुर्भुज को हम अवतल चतुर्भुज कहते हैं। यानी अवतल चतुर्भुज में कोई एक कोण जो होता है वो 180 अंश से बड़ा होता है। तो अभी तक जितने भी हमने अध्ययन किए हैं चतुर्भुज, वो सारे के सारे उत्तल चतुर्भुज हैं। अवतल चतुर्भुज में कोई एक अंतःकोण 180 अंश से क्या होता है, ज्यादा होता है। पतंग, पतंग भी एक हमारा चतुर्भुज होता है, लेकिन इस चतुर्भुज में ये जो हमारी आसन्न भुजाएं या संलग्न भुजाएं, ए बी भुजा और ए डी भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। और यहां पर बी सी भुजा और ये सी डी भुजा, ये दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। जैसे इस वाली आकृति को हम देखेंगे तो इसमें ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। ये दोनों कैसी भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं। तो एक आसन्न भुजा का युग्म ये हो गया और दूसरी आसन्न भुजाओं का युग्म ये हो गया। तो ये भुजा यानी BC भुजा CD के बराबर है, लिख सकते हैं BC बराबर CD और AB बराबर AD। यदि हमें ऐसी आकृति मिल रही है तो इसको बोलते हैं पतंग। पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न भुजाओं
के युग्म बराबर होते हैं। अभ्यास 10 आकृति 10.17 चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD इसमें कितनी भुजाएं हैं? तो चतुर्भुज कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है, AB, BC, CD और DA। तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं? तो इसमें हो जाएगा 4 भुजाएं आंसर। कितने अंतःकोण हैं? तो एक अंतःकोण, दूसरा अंतःकोण, ये तीसरा अंतःकोण और ये चौथा अंतःकोण। तो यहां पर अंतःकोणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं? सम्मुख यानी आमने सामने, जैसे B के सम्मुख D, A के सम्मुख C, यानी ये A और ये C, ये सम्मुख कोण है, और यहां पर B और ये D, ये सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं? तो सम्मुख कोणों के 2 युग्म हैं। संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं? तो यहां पर एक शीर्ष, तो यहां 2 संलग्न भुजाएं, दूसरा शीर्ष ये भी संलग्न भुजाएं, ये तीसरा शीर्ष यहां भी संलग्न भुजाएं, और डी यहां भी संलग्न भुजाएं। तो चूंकि ये 4 ABCD 4 शीर्ष हैं, तो यहां पर संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े बनेंगे। तो यहां पर हो जाएंगे संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं? तो 4 जोड़े हैं। कितने विकर्ण हैं? A को C से मिलाएंगे, सम्मुख शीर्षों को मिलाकर खींचा जाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। तो AC विकर्ण और BD, तो यहां पर कितने विकर्ण हैं? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 2 विकर्ण। क्या AB, BC, CD और DA में से कोई विकर्ण है? तो AB, BC, CD और DA ये चतुर्भुज की भुजाएं कहलाती हैं। विकर्ण क्या होंगे हमारे? AC और BD छोड़ के। तो यहां पर क्या AB, BC, CD और DA में कोई विकर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, कोई विकर्ण नहीं है, क्योंकि ये सभी क्या है? भुजाएं हैं चतुर्भुज की। चतुर्भुज में 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष हैं? तो अभी चर्चा की 4, तो यहां पर शीर्षों की संख्या हो जाएगी 4। बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और ये बिंदु D, ये 4 शीर्ष है। अगला है उपर्युक्त आकृति 10.17 यानी यही वाली आकृति के आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहां पर Q क्षेत्र में स्थित है, Q यानी ये, और ये कहां स्थित है? इस चतुर्भुज के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? अंदर। तो अंदर का क्षेत्र अंतःक्षेत्र, तो यहां पर हो जाएगा अंतःक्षेत्र में स्थित है। R क्षेत्र में स्थित है, R ये वाला बिंदु है, और ये क्या है? इस चतुर्भुज की परिसीमाओं से बाहर निकल गया, यानी बाहर यानी बाह्य क्षेत्र। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो बाह्य क्षेत्र में हो जाएगा। T स्थित है, T ये तो ना अंदर स्थित है ना बाहर स्थित। कहां पर स्थित है? भुजा पर स्थित है, यानी कौन सी भुजा? DC बोल दो चाहे CD भुजा बोल दो। तो ये T भुजा CD पर स्थित है, तो हो जाएगा भुजा CD पर स्थित है। किसी चतुर्भुज ABCD से संबंधित निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो कौन से शीर्ष मिलाए जाते हैं? आमने सामने के, यानी सम्मुख शीर्षों को। तो यहां पर जो खाली स्थान इसमें आ जाएगा, सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। शीर्ष A और को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो A के सम्मुख C आएगा, ये चतुर्भुज था हमारा ABCD, तो इसमें A के सम्मुख C के सम्मुख A, तो हमारा हो जाएगा यहां पर शीर्ष A और किसको? C को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो यहां पर जो खाली स्थान आ जाएगा यहां पर C आ जाएगा, यानी शीर्ष A और शीर्ष C को मिलाने से विकर्ण बनता है। शीर्ष D और को मिलाने से विकर्ण बनता है। अब D के सामने क्या है? B, तो D और B को मिलाएंगे तो ये हमारा विकर्ण बनेगा। तो यहां पर
रिक्त स्थान में आ जाएगा शीर्ष डी और शीर्ष बी को मिलाने से विकर्ण बनता है। फिर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो जब हम देखेंगे इसको, जैसे हमने चतुर्भुज बनाया, यानी कोई चतुर्भुज बना दिया ABCD जैसे ऊपर बना हुआ है। अब हमने विकर्ण खींचा, ये विकर्ण खींच दिया, तो इस विकर्ण ने क्या किया, एक त्रिभुज ये बन गया और दूसरा त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये। तो चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। फिर अगला है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती, बोला सम, नाम से सम यानी समान है, तो चारों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समान होती हैं यानी बराबर होती हैं। आयत के कोण समकोण होते हैं, तो आयत के सभी कोण यानी चारों कोण, चारों कोण समकोण होते हैं। वर्ग की भुजाएं बराबर, तो कौन सी भुजाएं, चारों भुजाएं, वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, तो चारों भुजाएं बराबर और कोण समकोण होते हैं। कितने कोण, चारों कोण, तो चारों भुजाएं और चारों कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, और जो युग्म समांतर होता है एक युग्म, वो सामने की भुजाओं का होता है, यानी यहां पर हो जाएगा सम्मुख भुजाओं का।